हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हंगेरी का वर्क वीज़ा, जिसे हम रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, वो रिफ्यूज़ क्यों होता है। देखिए, जब किसी का भी हंगेरी का वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो रीज़न दिए जाते हैं रिफ्यूज़ल के, और ये जो लेटर होता है ये हंगेरियन में होता है। तो पिछले कुछ सालों में जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स के अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ल हुए, उन्होंने अपने लेटर्स हमें भेजे और इन लेटर्स को पढ़ के, ट्रांसलेट करवा के, अपने लॉयर और हंगेरियन साथियों से डिस्कस करके हमें रीज़न्स पता चले हैं रिफ्यूज़ल्स के। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में कि रिफ्यूज़ल के क्या रीज़न होते हैं। तो अगर आप अपना हंगेरी का वर्क वीज़ा का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, या आपके डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं और आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं वीएफएस से, बीएलएस से, एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब अगर हम ब्रॉडली देखें, रिफ्यूज़ल दो वजहों से होते हैं। या तो होंगे कंपनी की वजह से, या होंगे जो एप्लीकेंट है उसकी वजह से। तो हमने जो देखा है, मेनली अगर जो कंपनी अच्छी है तो रिफ्यूज़ल के चांसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं कि रिफ्यूज़ल्स के मेन कारण क्या होते हैं। अब जो सबसे फ्रीक्वेंटली होने वाला रीज़न है रिफ्यूज़ल का, वो है कि जब आपकी एप्लीकेशन इमिग्रेशन ने लेबर या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भेजी, वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं किया। इसका ना ये हुआ कि देखिए, जब भी कोई हंगेरी में एम्प्लॉयर किसी नॉन हंगेरियन, नॉन ईयू नेशनल को हायर करना चाहता है तो उसे अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसे साबित करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई हंगेरियन नेशनल या ईयू नेशनल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने किसी को ईयू के बाहर से हायर किया है। तो इमिग्रेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस या लेबर ऑफिस से पूछता है। सपोज़ करिए आपका नाम मोहन कुमार है और आपकी एप्लीकेशन इमिग्रेशन में पहुंचती है। तो अगर वहाँ पे आपकी कंपनी ने आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं किया, यानी लेबर ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से अप्रूवल नहीं ली है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेबर ऑफिस ये बोल सकता है, जी इस का पर्टिकुलर काम के लिए एक हंगेरियन बंदा अवेलेबल है। तो ये एक मेन रीज़न है रिफ्यूज़ल का। फिर जो दूसरा रीज़न है वो है कि कई बारी जब आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो जो आपकी कंपनी है या एम्प्लॉयर है, उससे इमिग्रेशन कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हो सकते हैं कि वो जो कंपनी है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न दिखाए, या इनकम दिखाए, या ये बताए कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, और कौन-कौन सी कंट्री के लोग हैं। तो ये क्वेरीज़ किसी भी तरीके की हो सकती हैं, और आम तौर पे जो आपकी कंपनी होती है हंगेरी में, उसे 15 दिन का टाइम होता है उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने का या उन क्वेश्चंस को आंसर करने का। तो अगर आपकी जो हंगेरी में कंपनी है, जो डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन ने उनसे मांगे हैं उनको नहीं देती है इमिग्रेशन को, या उन सवालों के जवाब नहीं देती है, तो ये एक रीज़न हो सकता है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने का। फिर तीसरा हमने देखा है कि अब इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करता है। अब हंगरी में ना एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एकोमोडेशन प्रूफ। तो अब जैसे आपने एकोमोडेशन प्रूफ लगा दिया, तो कई बार इमिग्रेशन की टीम वहाँ पे जाती है और देखती है कि वहाँ पे क्या इतने बंदों के लिए, इतने लोगों के लिए रहने का स्पेस है भी या नहीं। अब जैसे मैं एक रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ रहा था, वहाँ पे क्या चीज़ था कि जो कंपनी ने एक एप्लीकेंट का एकोमोडेशन प्रूफ लगाया हुआ था, वहाँ पे ऑलरेडी बेसिकली इतने लोग रह रहे थे कि किसी नए बंदे के रहने की जगह नहीं थी। तो फिर फर्दर जो इमिग्रेशन था उन्होंने इंक्वायरी की। इमिग्रेशन को ये लगा शायद कि कोई बंदा छोड़ेगा, उसकी जगह पे ये जो एप्लीकेंट है वो आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो एकोमोडेशन प्रूफ सही नहीं था। और ऐसे ही कई बारी जो इमिग्रेशन है वो और तरीके की जांच करता है। वो ये देखता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं फेक तो नहीं है, क्योंकि ये भी सामने आ रहा है कि जैसे एक कंपनी को 20 बंदे हायर करने हैं, लेकिन एजेंट्स ने क्या किया, या जो आपकी कंसल्टेंसी कंपनीज़ है उन्होंने क्या किया,
वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना दिए। तो 20 जॉब्स हैं और 200 लोगों को वो कागज़ इश्यू कर दिए हैं। वो भी एक रीज़न हो सकता है रिफ्यूज़ल का। फिर जो हमें समझ में आता है वो है बोगस कंपनीज़। देखिए, बोगस कंपनीज़ के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ कर चुका हूँ। बोगस कंपनीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ़ आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगी और डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, लेकिन उनके बेसिस पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनीज़ बहुत रिसेंटली फॉर्म हुई हैं और उनके पास जैसे एक जना है लेकिन उन्होंने डिमांड दे दी 200 लोगों की। फिर उनके पास कोई हंगेरियन स्टाफ भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी को किसी भी नॉन हंगेरियन, नॉन ईयू नेशनल को हायर करना है, तो ये एक ऑब्लिगेशन होता है कि उनके पास पहले 4-5 तो हंगेरियन लोग हों, तभी वो बाहर के लोग बुलाएँगे। तो अगर कंपनी ऑब्लिगेशंस नहीं पूरे कर रही है, टैक्स नहीं पे कर रही है, सिर्फ़ इसलिए बनाई गई है कि वो कागज़ इश्यू कर दे, तो उसके बेसिस पे भी अगर आपका वर्क वीज़ा अप्लाई होगा तो वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। देखिए, अभी तक तो हमने बात की थी कि कंपनी के एंड से क्या गड़बड़ होती है जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेंट की तरफ से क्या गड़बड़ होती है जिस वजह से रिफ्यूज़ल हो सकता है। अब देखिए, अगर हम बात करें इंडिया में, पाकिस्तान में, तो इंटरव्यूज़ होते हैं हर कैंडिडेट की जो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करता है। अब इंडिया में बेसिकली दिल्ली में इंटरव्यू होते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इंटरव्यू होते हैं। तो दिल्ली में बेसिकली नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के कैंडिडेट्स आते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट्स आते हैं नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से। तो दिल्ली में इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बारी हमने देखा है कि कैंडिडेट को ये भी नहीं पता होता है कि उसकी कंपनी कौन सी है हंगेरी में, उसकी सैलरी कितनी होगी, कौन से शहर में उसकी कंपनी है। तो इंटरव्यू में जो आप आंसर्स देते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वीज़ा डिसीजन में, क्योंकि जो आपको इंटरव्यू ले रहा है वो रिकमेंड करता है। देखिए, डिसीजन मेकर भले ही हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस हो, लेकिन रिकमेंडेशन जो है वो दिल्ली या इस्लामाबाद से जाती है। साथ ही हमने ये देखा है कि कई बारी जो एप्लीकेंट होता है उससे पूछा जाता है कि आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला, तो वो क्लियरली बताता नहीं है। देखिए, क्या है, अगर आपको एजेंट के थ्रू पता चला है तो आपको क्लियरली बताना है कि एजेंट के थ्रू पता चला है। और झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है आपने, क्लैरिटी होना ज़रूरी है। जैसे हम एक रिफ्यूज़ल देख रहे थे, वहाँ पे कैंडिडेट ने बोला था कि जी मैंने तो न्यूज़ीलैंड जाना था क्योंकि मेरा कज़न है वहाँ पे, लेकिन जो मेरा एजेंट है उसने बोला कि अभी न्यूज़ीलैंड नहीं हो रहा, तो आप हंगेरी में अप्लाई करो और वहाँ पे चले जाओ। तो इस तरीके के रीज़न्स रिफ्यूज़ल का कारण बन सकते हैं। वैसे अगर आप मुंबई के जुरिस्डिक्शन में आते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ वीएफएस में सबमिशन हो जाता है। अब दूसरी जो चीज़ है जो एप्लीकेंट से गलती होती है वो है डॉक्यूमेंट्स है। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एक रिफ्यूज़ल का रीज़न होता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं या इनकम्प्लीट हैं। फेक डॉक्यूमेंट यानी आपने बर्थ सर्टिफिकेट फेक लगा दिया, बैंक स्टेटमेंट आपकी फेक है। अब ऐसे ही अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टिल्ड नहीं हैं, वो एक रीज़न हो सकता है रिफ्यूज़ल का। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि आप जैसे और जो आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ हैं वो लगा दीजिए, साथ में एक एफिडेविट बना के अपोस्टिल करा दीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स पूरे दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर कम होते हैं वो भी एक रिफ्यूज़ल का कारण बन सकता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, रिफ्यूज़ल आम तौर पे सिर्फ किसी एक रीज़न से नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रीज़न्स होता है। लेकिन फर्दर मैंने एक और चीज़ देखी है कि अगर आपकी हंगेरी में कंपनी सही है और आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई कमेंट हैं प्लीज़ ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो हंगेरी का वर्क वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।